नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ पर पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक्स पढ़ने के बाद में नेक्स्ट हमारे पास ये चैप्टर जो आता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें चार्ज के फ़्लो को स्टडी करना है कि किसी कंडक्टर के अंदर जब चार्ज फ़्लो करता है तो चार्ज फ़्लो करने की वजह से उसके अंदर किस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको स्टडी करना है। और ये भी स्टडी करना है बच्चों कि जो चार्ज फ़्लो करता है क्या वो इंसुलेटर के अंदर भी फ़्लो कर सकता है या सिर्फ मेटल के अंदर करता है। तो इंसुलेटर और मेटल के अंदर दो अलग अलग बातें ये थी कि इंसुलेटर के अंदर जो चार्ज होते थे वो बाउंडेड फॉर्म में होते थे और जो मेटल्स होती थी उनके अंदर जो चार्ज होते थे वो फ्री फॉर्म में होते थे, है ना। तो हमारे पास जो इंसुलेटर होते थे उनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती थी वो बाउंडेड फॉर्म में होती थी और जो मेटल्स होते थे उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता था वो फ्री फॉर्म में होता था। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स में एक कैरेक्टर पाया जाता है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में होते हैं। ये वाला डाटा मैं कॉपर के लिए बता रहा हूँ कि कॉपर इज़ द मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल इन द नेचर, दैट्स वाई वी यूज़ दिस डाटा कि 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में होते हैं हमारे पास कॉपर के अंदर। तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से फ्री हो जाते हैं और फ्री होने के बाद में वो रैंडम मोशन करने लगते हैं एटम्स के बीच में और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है क्या वास्तव में। तो यदि हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स के अंदर जब हम बैटरी लगा देते हैं या सेल लगा देते हैं इस तरह से, तो सेल या बैटरी लगाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे पर चलना स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से। जब वाई एंड से एक्स एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देते हैं तो इस चलने को ही क्या कहते हैं, इस फ्लो को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। जैसे नदी के अंदर पानी बहता है तो उसे आप वाटर करंट कह सकते हैं। इसी तरह से जब चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ तो इस फ्लो को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो बैटरी जो है, बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने कंडक्टर के अलोंग एक फील्ड अप्लाई किया जिसकी डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ होती है बच्चों, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करते हैं। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वाई एंड से एक्स एंड की तरफ होता है। और ये सभी इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद आते हैं कि इंसुलेटर के अंदर क्या होता है। इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, इस वजह से उसके अंदर करंट का कंडक्शन नहीं हो सकता है। जैसा कि हमने पिछली वाली यूनिट में पढ़ा था कि इंसुलेटर के अंदर हम चार्ज का एक्यूमुलेशन करा सकते हैं, चार्ज को इंड्यूस करा सकते हैं, चार्ज को टच करके कंडक्शन मेथड से एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर ला सकते हैं। फ्रिक्शन की वजह से भी हम चार्ज को एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर हम पूरे इंसुलेटर के अंदर चार्ज को फ्लो नहीं करा सकते जैसा कि हम कंडक्टर के अंदर करा सकते हैं, है ना। इस जस्ट क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद देखते हैं हम इस तरह की फिनोमेना और कहाँ देखने को मिलती है करंट का कंडक्शन। एक और फिनोमेना देखने को मिलती है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बोथ टाइप्स ऑफ आइंस, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बोथ टाइप ऑफ आइंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लें कॉपर सल्फेट, तो CuSO4 को जब आप किसी वेसल के अंदर फिल करते हैं, इस तरह से आपने किसी वेसल के अंदर CuSO4 को फिल कर दिया और इस तरह से दो रॉड लगा दी इसके अंदर, एक तो कहेंगे आप पॉजिटिव रॉड और दूसरी वाली रॉड को क्या कहेंगे, आप नेगेटिव रॉड कहेंगे। तो जैसे ही दोनों हमारे पास टर्मिनल हैं उनको आप जोड़ देते हैं तो दोनों टर्मिनल को जोड़ने के बाद में करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से Cu डबल पॉजिटिव आयन और SO4 डबल नेगेटिव आयन डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना।
CuSO4 जब डिसोसिएट होगा तो लिखा जाएगा Cu डबल पॉजिटिव आयन और SO4 डबल नेगेटिव आयन। तो दोनों तरह के आयंस करंट का कंडक्शन करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव आयन भी और नेगेटिव आयन भी। जबकि मेटल्स के अंदर पढ़ा था हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनकी संख्या 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होती है पर यूनिट वॉल्यूम में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर 12th क्लास की सेकंड लास्ट यूनिट है। अब तो लास्ट हो गई है, जब से सिलेबस चेंज हो गया है, तो ये अब आपकी लास्ट यूनिट है। और इस सेमीकंडक्टर में हमको ये पढ़ना होता है कि ऐसे मटेरियल जो ना तो मेटल होते हैं और ना ही नॉन मेटल्स होते हैं, उनके अंदर हम करंट का फ्लो कैसे करा सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर के अंदर भी दो तरह के आयंस करंट का फ्लो कराते हैं। एक को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन और दूसरे को क्या कहते हैं बच्चों, होल कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल पैदा किए जाते हैं बाय यूजिंग द डोपिंग। तो सेमीकंडक्टर के अंदर इस तरह से करंट का फ्लो कराया जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम, गैसेस। हम जानते हैं गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये हम सब जानते हैं। गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सबको पता है। पर गैसेस के अंदर भी हम करंट का कंडक्शन कर लेते हैं। कैसे कि जब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कैथोड रे का प्रोडक्शन, तो हमने देखा था कि एक कूलिंग ट्यूब यूज़ की गई थी और उस कूलिंग ट्यूब के अंदर एक्सट्रीमली लो प्रेशर रखा गया था 10⁻³ मिलीमीटर mm का, है ना। सबको याद आ रही है ना बात। 10⁻³ mm का प्रेशर रखा गया था और 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया था। इतने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पर जो एक नए प्रकार की रेज हमें देखने को मिली थी, इनको क्या कहा गया था, कैथोड रेज कहा गया था। तो इस तरह से हम गैसेस के अंदर भी करंट का कंडक्शन करा सकते हैं, बशर्ते कि प्रेशर एक्सट्रीमली लो हो और पोटेंशियल डिफरेंस एक्सट्रीमली हाई हो। और उस तरह से हमने ये एग्जांपल कैथोड रेज के प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखो। इलेक्ट्रिक करंट का रिप्रेजेंटेशन तो हम आई से करते हैं और आई बराबर होता है फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम इंटरवल। तो इसीलिए डेफिनेशन में बच्चों बोला जाएगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम बनाया था ना, इस तरह से ऐसे डायग्राम बनाया था। जब आप कंडक्टर के दोनों सिरों को आप किसी सेल से या सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ देते हैं तो चार्ज का फ्लो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसकी यूनिट देखते हैं हमारे पास। इसका रिप्रेजेंटेशन चार्ज का तो क्यू से करते हैं, और टी क्या हो गया हमारे पास, टाइम आ गया। चार्ज की यूनिट हो गई हमारे पास कूलम, टाइम की हो गई सेकेंड, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम एम्पियर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी हमारी, एम्पियर आ जाएगी, जो कि हमने फंडामेंटल यूनिट्स में ही पढ़ा था कि एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है हमारे पास में, वेक्टर है या स्केलर है। 12th क्लास तक तो हम ये कहेंगे कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, पर रियलिटी में दो ही क्वांटिटी ऐसी हैं जो ना तो स्केलर है और ना ही वेक्टर है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, और यहाँ सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को जब आप जोड़ेंगे, आगे चल के मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ेंगे तो आप वहाँ पर कहीं भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगाएंगे। पर आपको ये तो पता है कि हमेशा करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इसका मतलब आप साइन कन्वेंशन तो यूज़ कर रहे हैं ना करंट को फ्लो कराने के लिए, है ना, कर रहे हैं ना। साइन कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए कि हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। तो वहाँ पर आप साइन कन्वेंशन तो यूज़ कर रहे हैं, पर जब आप करंट को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगाएंगे। इसीलिए ये वाली जो क्वांटिटी है वो हायर लेवल पर एक नए नाम से जानी जाती है, जिसको कहते हैं हम टेंसर क्वांटिटी, है ना। इसको कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन I बराबर Q अपॉन टी से हम लोगों ने बता दी। I इज इक्वल टू Q अपॉन टी।
अब डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर बनाना हो, 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनानी हो यहाँ से, तो कैसे बनाया जाएगा? इफ़ t इज इक्वल टू लिखा जाए 1 सेकेंड एंड q इज इक्वल टू लिखा जाए 1 कूलाम, देन I इज इक्वल टू आप लिखोगे 1/1 यानी कि 1 एम्पियर आ जाएगा। तो इसीलिए डेफिनेशन में लिखा जा सकता है कि वेन एवर ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम passes through a conductor from one terminal to another terminal in 1 second, then current is said to be 1 ampere, है ना। whenever a charge of 1 coulomb passes from one terminal to the another terminal of conductor in 1 second, then electric current is said to be 1 ampere. is that clear? फिर और देखते हैं क्वांटाइजेशन थ्योरी के बेस पर, क्वांटाइजेशन थ्योरी के बेस पर इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखी जाएगी? क्वांटाइजेशन थ्योरी के बेस पर लिखें तो हम जानते हैं I बराबर Q/T फॉर्मूला पढ़ाया गया आपको। I आपको 1 एम्पियर चाहिए और T बराबर चाहिए 1 सेकेंड में, इसीलिए आप Q बराबर क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे। क्वांटाइजेशन थ्योरी में लिखा जाएगा Q इज इक्वल टू NE, N बराबर लिखेंगे 1/E। E की वैल्यू पुट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 पुट करेंगे, और 10 की पावर -19 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा? +19, तो 10 इंटू 10 की पावर 18 लिख सकते हैं अपॉन 1.6। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर फ्लो करें तो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों क्या कहलाएगा? हमारा 1 एम्पियर कहलाएगा क्वांटाइजेशन थ्योरी के बेस पर। इसको दोबारा से पढ़ते हैं कि वेन एवर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, देन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। रियलिटी में जो सेल है या बैटरी है, डेट इज़ नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डेट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। चार्ज तो हमारे पास कंडक्टर में ऑलरेडी रहता ही है, क्योंकि हमने बताया कि 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। तो इस तरह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन तो उस तरह से फंसे हुए होते हैं जैसे जाम में फंसी हुई गाड़ियाँ या ट्रक, है ना। तो बहुत सारे जो ट्रक हैं जब जाम में फंसे होते हैं इस तरह से, तो आप देखते हैं इस तरह से फंसे हुए, रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ा है क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है ट्रक की, 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो आप समझ रहे हैं ना कि जब यदि यहाँ से पीछे से इलेक्ट्रॉन तभी एंटर कर पाएंगे बच्चों जब आगे से निकलेंगे। आगे से कितने इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए एक सेकंड में? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर के एक्स एंड से बाहर निकलेंगे तो कंडक्टर के वाई एंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएंगे। जब ये प्रक्रिया हो जाएगी तो इसको क्या कहते हैं? हम 1 एम्पियर कहते हैं, क्योंकि हमारा सेल या बैटरी जो है वो सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है। सेल और बैटरी जो है वो तो सोर्स ऑफ एनर्जी है। चार्ज तो ऑलरेडी कंडक्टर के अंदर है, कनेक्टिंग वायर्स के अंदर भी है, इस रेजिस्टेंस वायर के अंदर भी है जो आपने लगाया है। बैटरी या सेल क्या कर रहा है कि उस चार्ज को एनर्जी दे रहा है, जिसकी वजह से चार्ज पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। और यदि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन ऐसा काम कर रहे हैं पर सेकंड में, देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो यहाँ तक हम लोगों ने 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ ली। एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट इसका बेसिक पढ़ते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ज़रा, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों? ये हम जानते हैं कि जो एटम है उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द डिफरेंट ऑर्बिट, है ना। ये जानते हैं हम लोग, और इनको हम KLMN शेल से नाम दिया जाता है इसका, है ना। ये सब लोगों ने पढ़ा है कि KL द इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व नियर टू द न्यूक्लियस हैव स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन विद द न्यूक्लियस, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कम है ना यहाँ पर ये वाला। और हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला क्या होता है? K Q1 Q2 R स्क्वायर होता है। तो न्यूक्लियस पर चार्ज मान लीजिए ZE होता है,
इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखोगे जेड ई Q1 की जगह। जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम है और ई है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। सभी जो एटम हैं उन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीप्ली इंटीग्रल में होता है, ये क्वांटाइजेशन थ्योरी में भी बताया जा चुका था, है ना। फिर उसके बाद आप Q2 को लिखेंगे ई अपॉन, यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो R जिनके लिए कम होगा वहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा, और जहाँ R की वैल्यू बढ़ जाएगी वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाएगा। तो जब आप वैलेंस शेल की बात करेंगे, सबसे बाहर वाली शेल की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो फोर्स की जो वैल्यू है वो वीकेस्ट हो जाएगी, यहाँ पर फोर्स वीकेस्ट होगा, और इस वजह से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वैलेंस शेल को छोड़ के और एटम के बीच में रैंडम मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे क्लास के अंदर बच्चे होते हैं, जब तक टीचर ना आए तब तक वो सभी बच्चे जो है रैंडम मोशन करते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो रैंडम मोशन करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मोशन जिगजैग हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव कर सकता है, ऐसे ही मूव कर सकता है, इस तरह से ही मूव कर सकता है। जहाँ भी उसे स्पेस मिलता है वहाँ पर वो मोशन करता है, और मोशन के दौरान लगातार एटम से कॉलिजन करता है। कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या रहेंगे बच्चों, कंजर्व रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये हमने रैंडम मोशन पढ़ लिया, और इस दौरान इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, इस वाले की लिख लीजिए आप U1, इसकी वेलोसिटी U2, इस वाले की U3, ऐसी इस वाले की U4 लिख सकते हैं। और इन सभी वेलोसिटी का जो सम है U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 अप टू UN अपॉन n, इन सभी का जो मीन है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्योंकि हम जानते हैं जब वेलोसिटी, इन वाली वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, और इन वेलोसिटी की डायरेक्शन जब अलग अलग दे रखी है आपको, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस में दे रखी है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में दे रखी है, तो देख रहे हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर बार चेंजेबल है, इसीलिए नेट वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। इसीलिए जब तक आप कंडक्टर के अलोंग बैटरी नहीं लगाते हैं या सेल नहीं लगाते हैं, जब तक कंडक्टर के अंदर करंट का कंडक्शन नहीं करा सकते हैं। तो इसीलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो हैं, पर वो खुद ब खुद करंट का कंडक्शन नहीं कर सकते। हमें यहाँ से ये बात समझ में आई। और इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है उसको क्या कहा जाता है, हमारा थर्मल वेलोसिटी कहा जाता है। राइट डाउन इसे लिख लीजिए। अब बच्चों उसको कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब अप्लाई होगी, कब एक्वायर करी जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, इसको हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो देखते हैं कि जब हम कंडक्टर के अलोंग इस तरह से सेल लगा देते हैं, इस तरह से सेल लगा दिया आप लोगों ने, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये एंड एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव हो गया। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ऐसे करके देख लिया हम लोगों ने, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर के अलोंग लगता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन हैं अब वो मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ऐसे करके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ब्लू लाइन से दिखा दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो मोशन के दौरान वो लगातार एटम से भी टक्कर करेंगे, लगातार एटम से भी टक्कर करेंगे और पॉजिटिव आयन से भी टक्कर करेंगे, जो कि इस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास और ये एटम है, इस तरह से पॉजिटिव आयन है, ये रास्ते में सब कुछ मिलेगा इसे इलेक्ट्रॉन को। तो ये लगातार जब मोशन करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है तो लगातार मोशन के दौरान ये एटम से मान लीजिए टक्कर कर रहे हैं। मान लीजिए एटम नंबर 1 है, ये एटम नंबर 2 है, तो पहली बार टक्कर इसने एटम नंबर 1 से करी, फिर उसके बाद टक्कर एटम नंबर 2 से करी। तो जब आप टक्कर कर रहे हैं तो टक्कर करने से क्या होगा, उसकी एनर्जी वेस्ट होगी इलेक्ट्रॉन की। जब एनर्जी वेस्ट होगी तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन दे रही है, बैटरी या सेल दे रही है। इसीलिए मैंने कहा था
कि बैटरी और सेल इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। तो इस तरह से इस दौरान टाइम लग रहा है मान लीजिए τ1 और इस दौरान टाइम लग रहा है मान लीजिए τ2। तो इन दोनों टाइम के जो डिफरेंस को क्या कहा जाता है, टाइम रिलैक्सेशन कहा जाता है। यहाँ से बहुत सारी टर्मोलॉजी सीखने को मिलेंगी हमें, है ना, सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, हमें यहाँ से टाइम रिलैक्सेशन भी सीखने को मिल रहा है। तो τ बराबर क्या लिखेंगे, τ2 माइनस के τ1। तो हमें ध्यान रखना है कि टाइम रिलैक्सेशन इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कॉलिजन, टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन। तो इसे कहते हैं हम टाइम रिलैक्सेशन। और इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी पहले कॉलिजन में और दूसरे कॉलिजन में, उसको कहते हैं लैम्डा। और लैम्डा को बच्चों कहते हैं मीन फ्री पाथ, इसे ये कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ने को नहीं मिली, यहाँ पर हमने दो टर्मिनोलॉजी और पढ़ी जो आगे चल के आपको डेरिवेशंस में या फॉर्मूलेज में देखने को मिलेंगी। और ये जो टर्मिनोलॉजी है वो टाइम रिलैक्सेशन और ड्रिफ्ट मीन फ्री पाथ है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी इसके साथ साथ स्टडी कर लेते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन पहले एक एटम से टकराया फिर दूसरे से टकराया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में होती है रूम टेम्परेचर की वजह से, उसको क्या कहते हैं हम, थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन पहले वाले एटम से टकराएगा तो टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी को क्या लिखोगे, v1 बराबर u1 प्लस a τ1। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया हमने। u1 हमारे पास थर्मल वेलोसिटी थी इनिशियल, a एक्सीलरेशन है इलेक्ट्रॉन का इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और τ1 हमारे पास टाइम रिलैक्सेशन है इन टू डिफरेंट कॉलिजन। इसी तरह से दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालोगे v2 बराबर, तो लिखोगे u3 प्लस a τ3। ऐसे vn बराबर लिखोगे un प्लस a τn, ये v3 आएगा। ऐसे v2 निकालोगे इसमें तो u2 प्लस a τ2 लिखोगे। तो इस तरह से आप हम समझ रहे हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है आफ्टर कॉलिजन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर, है ना। और इन सभी वेलोसिटी को क्या कहेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। तो इन सभी फाइनल वेलोसिटी का जो मीन होगा, इन सभी फाइनल वेलोसिटी का मीन होगा, उस मीन वेलोसिटी को ही क्या कहते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो इसीलिए डेफिनेशन में बोलूँगा तो ये बोलूँगा कि द मीन ऑफ ऑल द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वी डी इज इक्वल टू लिखा जाएगा आपके पास, तो लिखेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn अपॉन n, ये लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। तो इसीलिए ये लिखोगे u1 प्लस a τ1, फिर u2 प्लस a τ2, फिर लिखेंगे u3 प्लस a τ3, ऐसे un प्लस a τn अपॉन n, ये लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को, है ना, बहुत आसान सा ये। तो इसीलिए सबको जब मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूँगा तो u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un अपॉन n लिख लेंगे इसको अलग से। इसी तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो a τ1 प्लस τ2 प्लस τn इस तरह से लिखेंगे अपॉन n। इन सब की मीन वेलोसिटी अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाई है, वो क्या होती है, 0 होती है। इसकी एक्सीलरेशन a हो जाएगा, ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन का टाइम रिलैक्सेशन, ये दूसरे का, अगला वाला तीसरा, ऐसे ही n वहाँ सबका मीन ले लेंगे तो τ लिख सकता हूँ इसको मैं। तो इसीलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखा जाएगा vd बराबर a τ। तो हम यहाँ से ये समझ चुके हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आफ्टर द कॉलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द मॉलिक्यूल्स एंड द एटम प्राप्त होती है। एक तो ये बात हमें क्लियर हो गई, है ना। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब पैदा होती है, कब प्रोड्यूस होती है, ये तब प्रोड्यूस होती है मेरे प्यारे बच्चों जब हम कंडक्टर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले तो ये जो वेलोसिटी थी उसे थर्मल वेलोसिटी कह रहे थे, तब ड्रिफ्ट नहीं थी। ये ड्रिफ्ट तब बनी जब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, है ना। राइट डाउन।